अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं खैर आफियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग करेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें एनालिसिस की तो हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। इस वीक की भी आपको अपडेट इंशाल्लाह मिलेगी। लास्ट वीक की अपडेट आपको लेट मिलेगी, लेट मिली थी। इस वीक आपको टाइम पे जो है वो संडे वाले दिन आपको ये अपडेट मिल जाएगी। अच्छा दोस्तों, आपको बताना था और आपसे पूछना ये था कि कमेंट्स में बताएं कि क्या फंडामेंटल एनालिसिस का एक पूरा कोर्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर आपने मुझे कमेंट देना है, और अगर होना चाहिए तो लाइव क्लासेस लें, और अगर लाइव नहीं तो यूट्यूब पे करें, या आपने सजेशन भी देनी है ताकि हम उसके ऊपर फिर काम अपना स्टार्ट कर सकें। अच्छा, फंडामेंटल की अगले हफ्ते की अगर बात की जाए तो मंडे जो है आपका वो एक ऑल डे बैंक हॉलीडे है, यानी मार्केट तकरीबन बंद होनी है, यानी मूवमेंट बहुत स्लो होगी। और उसके बाद क्योंकि जीबीपी, यूरो, यूएसडी जो तमाम मेजर करेंसीज हैं सीएचएफ की, इनकी मार्केट बंद होनी है। तो मूवमेंट, इसका मतलब क्या है, बैंक हॉलीडे है, मूवमेंट का ऑटोमेटिकली आपकी डाउन होगी, यानी लाइक आपका मंडे छुट्टी है। ट्यूसडे जो है वो आके पूरा दिन छोटी छोटी न्यूज़ आती हैं। इन छोटी छोटी न्यूज़ की वजह से मार्केट में हलचल छोटी मोटी नजर रहती है। और फिर 7 बजे जाके सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, और उसके बाद फिर अगले दिन पे आते हैं मई 31 के ऊपर। मई 31 पे अब आपको मेजर जो न्यूज़ हैं, पहले 2 दिन तो समझ लें कि एक न्यूज़ है, और पहले दिन तो है ही नहीं, ट्यूसडे को है, थर्सडे को जो यूएसडी की न्यूज़ की अगर बात की जाए, वेडनेसडे को, तो उसमें डॉलर की बात की जाए, सबसे पहले न्यूज़ है आरबीआई गवर्नमेंट लो स्पीक्स। और उसके बाद सीपीआई की न्यूज़ है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, बेशतर बार की सीपीआई अगर हाई आए तो बैंक इंटरेस्ट रेट हाई करके करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, और फॉरकास्ट भी हाई की है लेकिन वेरी हाई नहीं है, नॉर्मल है। जर्मन प्रीलाइन सीपीआई मंथली रिपोर्ट है, इसके अंदर भी बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर सकता है, और ऑल डे है। तो इसका मतलब ये जो वेडनेसडे है, ये जो है वो यूरो के हक में नहीं हो सकता अगर न्यूज़ इसी तरह यही रिजल्ट देती है। इसके अगर ऑपोजिट रिजल्ट आता है तो एक अलग चीज़ है। हम जरा डॉलर पे जरा तफसीली बात करेंगे। कैनेडियन डॉलर की जीडीपी की मंथली रिपोर्ट है जो कि नेगेटिव में है। ग्रोथ रेट आपको पता है कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है किसी भी मुल्क की आमदनी के अंदर कितना मंथली इजाफा हुआ है और कितना ईयरली इजाफा हुआ है, ये दिखाया जाता है। तो जीडीपी ग्रोथ -0.1 आ रही है, इसका मतलब करेंसी वीक होगी। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, पूरे हफ्ते की सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो न्यूज़ की, यूएसडी की न्यूज़ की, जॉब्स ओपनिंग। ये बताती है कि कितनी जॉब्स जो है वो ओपन है, कितने लोग हायर हो गए हैं। इसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंक्लूड नहीं होता, वो जो है। अब ये जो जॉब्स ओपनिंग है, इसका नेगेटिव डाटा डॉलर के लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। जैसे ये 9.59 एम थी, और फॉर कॉस्ट उन्होंने 9.4 एम बताई हुई है। अगर ऐसा आता है तो डॉलर के हक में ये न्यूज़ नहीं जाने वाली। उसके बाद अगर हम बात करें फिर आगे, एडीपी नॉन एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये सब उससे भी बड़ी न्यूज़ साबित हो सकती है, क्योंकि हमने जब जब देखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के अंदर जब जब इजाफा हुआ है, उसका रिजल्ट डॉलर के हक में नहीं आया बल्कि अगेंस्ट किया है। अब एडीपी नॉ एन एन एनुअल डेवलपमेंट रिपोर्ट है नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज के अंदर, क्योंकि 5:15 पे है, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि 296 से 167 पे जा रही है, 296 से कम हो रही है। तो एम्प्लॉयमेंट चेंज के अंदर जो नौकरियां हैं उसके अंदर कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स यानी जो बेरोजगारी बढ़ी है उसके अंदर काफी इजाफा मिल रहा है, जो कि 229 के से 236 के है। अगर 31 के 32 के भी आता है तो ये भी डॉलर के लिए नेगेटिव है, तो ये न्यूज़ भी मैं नेगेटिव मार्क करूंगा। फिर पीएमआई, आईएसएम इन मैन्युफैक्चरिंग, पीएमआई इसने कोई बड़ा मूव नहीं देना, मुझे ऐसा फील होता है, और कोई टाटा भी इतना खास नहीं है। और इस हफ्ते फिर फ्राइडे को यूरो का इटालियन बैंक हॉलीडे है, मूवमेंट होगी, इतनी खास नहीं होनी। जो यूएसडी है, इसकी मेजर न्यूज़ है, क्योंकि महीने का पहला हफ्ता है तो एनएफपी भी है। तो एनएफपी का जो डाटा आ रहा है, जिसमें एवरेज हॉर्ली अर्निंग्स के अंदर भी डिक्रीज है, जॉब्स के अंदर भी डिक्रीज है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है। अगर ये डाटा एग्जैक्ट एज इट इज रहता है तो ये डॉलर के हक में नहीं है बल्कि डॉलर के अगेंस्ट में है। तो ऐसा फील होता है न्यूज़ को देख के कि पूरा हफ्ता अगला डॉलर के हक में नहीं आने वाला। हाँ, अगर न्यूज़ का रिजल्ट ऑपोजिट आता है कि मार्केट ऑपोजिट रिएक्ट करती है तो एक अलग चीज है। और बाकी जो कसर होगी, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस जो होते हैं ये आपके 70% या 60% कंफर्म होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस की मदद से आपने एंट्री लेनी होती है। तो अब अगर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर अगर हम बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस पे गोल्ड क्या कह रहा है, डॉलर क्या कह रहा है,
इन सब के ऊपर हम तफसीली जो है वो बात करते हैं इंशाल्लाह ताला। अब अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के तहत डॉलर का चार्ट ओपन करें तो डॉलर के चार्ट में इस ट्रेंड लाइन को तो हम काउंट नहीं करते, लेकिन हम लगी रहने देते हैं अपनी याद दहानी के लिए कि मार्केट ने सिर्फ एक ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद अपने ट्रेंड को चेंज किया है। उसके बाद अगर हम H4 पे आए तो H4 के ऊपर मार्केट जो है वो बुलिश मूव दे रही है और एक चैनल बना के बुलिश मूव कर रही है। इन केस जैसे ये चैनल कह रहा है, क्योंकि चैनल का अगर अपवर्ड ब्रेकआउट होता है फिर भी बाय ट्रेंड है, चैनल के अंदर भी मार्केट रहती है फिर भी बाय ट्रेंड है। जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा बच्चों वो ये वाला लेवल है या इससे ऊपर की ये जो लेवल होगा ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा, और उसके बाद फिर मार्केट के पास कोई चीज नहीं होगी। या ये लेवल इंपॉर्टेंट है गैप वाला, एक सप्लाई के तौर पे मार्केट यहाँ से पहले भी रिजेक्ट हुई है, अगेन भी हो सकती है। या फिर ऊपर फिर एक रेजिस्टेंस लेवल एग्जिस्ट करेगा, अगर मार्केट उससे भी रिजेक्ट नहीं होती देन फिर अल्लाह हाफिज है। इस लेवल को हम ऊपर मार्क करके रखते हैं। और यहाँ तक का, अच्छा, अगर मार्केट अपवर्ड इस चैनल के ऊपर से ब्रेकआउट करके निकल जाती है तो बाय है, फिर भी बाय है। और अगर नीचे ब्रेकआउट कर जाती है फिर जरा हमारे जो क्योंकि ये डॉलर को हम देख रहे हैं, ठीक है, DXY को देख रहे हैं। सपोज करें DXY यहाँ से करता करता नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देता है तो गोल्ड और बकाया जो पेयर हैं वो अप जाए। गोल्ड बाय जाएगा क्योंकि डॉलर नीचे जा रहा है, नीचे ब्रेकआउट जा रहा है। GBP USD बाय जा सकता है, यूरो USD बाय जा सकता है, USD कैड सेल जा सकता है, USD CHF सेल जा सकता है, USD JPY सेल जा सकता है, AUD USD बाय जा सकता है। लेकिन अगर ये इसी तरह मार्केट कंटिन्यू रखती है, क्योंकि हमने फैसला लेना होता है मोस्टली ब्रेकआउट्स के ऊपर। मैं हमेशा जब भी एनालिसिस कर रहा होता हूँ या ट्रेड्स दे रहा होता हूँ ब्रेकआउट्स की ट्रेड दे रहा होता हूँ कि ब्रेकआउट्स के ऊपर फायदा होता है। अपवर्ड ब्रेकआउट होता है, अपवर्ड तो खैर मार्केट अभी ब्रेकआउट करने में टाइम लेगी, और अगर मार्केट सिर्फ बाय जाके हायर लो भी बनाती है तो फिर भी हम एक बाय की एंट्री यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर इन केस हम सिचुएशन ये रखते हैं कि मार्केट सेल में जाए तो सेल में जाने के लिए इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जरूरी है, तब आपने सेल की तरफ जाना है, डॉलर को सेल करना है और बकाया पेस को बाय करना है। मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो फंडामेंटल्स पढ़ रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग तो ये इस लेवल तक तो मिनिमम जाने वाली है। ये अभी मार्केट है अगर बात करें तो 104 पे, और ये लेवल जाके बंद रहा है 105.055 तक। तो अ, और ऑलरेडी मार्केट हाई पे है, यहाँ पे हम मिड में यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, किस पोजीशन पे चैनल की पहुंच के एंट्री लेंगे। पॉसिबिलिटी ये है कि ये चैनल भी ब्रेक हो जाए, ठीक है, अगर न्यूज आती है तो ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होता है फिर भी बाय की एंट्री है। और मैंने ऊपर वाला लेवल भी आपको मार्क करवा दिया कि ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, ठीक है। इन केस मार्केट अगर वहां से रिजेक्शन लेती है, रिजेक्ट होती है, तो ये लेवल भी एक इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो साबित हो सकता है डॉलर के हक के अंदर। क्योंकि न्यूज़ फिलहाल डिफॉल्ट की चल रही है, अमेरिका के बहुत कर्जा हो गया उनके ऊपर, तो इस वजह से भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फंडामेंटल कोर्स भी हो जाए, फंडामेंटल कोर्स हो गया तो फिर हम डिटेल टेक्निकल के अलावा डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस भी बनाया करेंगे। अच्छा, अभी अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड हालिया एक सपोर्ट को ब्रेकआउट करके गया है और उसके बाद उस सपोर्ट को गोल्ड ने रीटेस्ट किया है। हम लॉन्ग टर्म ओवरव्यू के बजाय एक शॉर्ट टर्म ओवरव्यू जो है वो गोल्ड का लेते हैं। मार्केट जो है इंट्राडे लेते हैं, इंट्राडे से फिर हमें लॉन्ग टर्म पूरे वीक का आइडिया हो जाता है। लाइक 2-3 दिन तो मार्केट हमारे इंट्राडे के ब्रेकआउट पे लगा देती है। लास्ट मैंने जो कहा था कि मार्केट अगर, खैर मैं आपको लास्ट वाले भी समझा देता हूँ कि लास्ट मैंने क्या कहा था। लास्ट अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी कुछ इस तरीके से, ठीक है, और कहा था अगर ये अपवर्ड ब्रेक करती है तो मार्केट बाय जाएगी, और अगर नीचे वाली जो सपोर्ट है ये अगर डाउनवर्ड ब्रेक कर जाती है तो फिर गोल्ड सेल जाएगा, और आपके सामने गिरा। अच्छा, गिरने के बाद फिर गोल्ड ने अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाई है, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम कर रही है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं। अब ये देखें, गोल्ड अगेन जो है वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर गई, और ये देखें, ये मार्केट पहले अंदर घूमी, यहाँ से आप जिधर मर्जी बाय सेल करते रहो, क्योंकि मैं ब्रेकआउट इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म मूव जो है वो कंफर्म हो जाता है। साइडवेज में ये है कि गोल्ड है किसी वक्त भी वो फेल करके ब्रेकआउट कर गया तो ऐसी की तैसी कर देगा, लेकिन उसके अंदर भी ट्रेड की जा सकती है। खैर काफी लोगों ने की भी है, काफी लोगों को आइडिया भी है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एनालिसिस जब भी करो तो बच्चा बन के एनालिसिस किया करो, ऐसे प्रो ट्रेडर अपने आप को ना समझा करो। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे गिरी और एक ब्रेकआउट हुआ, गिरी मार्केट, रीटेस्ट हुआ और मार्केट फिर नीचे गिर गई।
और उसके बाद क्लोजिंग से पहले मार्केट ने अगेन नीचे एक सपोर्ट बना दी है, ठीक है। अगेन मार्केट आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट का लेवल मार्केट ने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या करें? नेक्स्ट, अब ये तो हो गया, ये तो पिछली मैं आपको सारी राम कहानी सुना रहा था। अब नेक्स्ट क्या करें? नेक्स्ट मैं मजीद छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई चीज एक एक देख रहा था। अब नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट जो अगला हफ्ता हो उसके अंदर हमें कोई एक दो एंट्री है, क्योंकि गोल्ड की हमें हमें अगर एक एंट्री भी मिल जाती है तो हमारे अकाउंट को अच्छा ग्रो कर सकती है। तो नेक्स्ट जो मैं देख रहा हूँ वो अगेन एक डिसेंडिंग ट्रायंगल को देख, डिसेंडिंग ट्रायंगल के अलावा भी हमें जो है एक मिल सकता है, एज मिल सकता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखें तो अब पूरा सीन मैंने ड्रॉ कर लिया। चार्ट को सिंपल एसिटीज रखेंगे, उसका फायदा ये होगा बच्चों कि आपको चीजों की समझ आएगी। जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे उसको तो उतना आपके लिए मुश्किल होगा। और अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल H1 पे मिलता है ना, तो बेहतर है कि गोल्ड के H1 के लेवल को, क्योंकि वो H1 का अगर लेवल है तो M30 पे लाजमी होगा। अगर बहुत बड़ा है H1 पे, ऑलरेडी बहुत बड़ा है, धूम है ऑलरेडी बहुत, तो फिर तो M30 पे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर H1 पे नॉर्मल है तो उसको M30 या M15 पे जाके ट्रेड किया करो, उससे एंट्री जल्दी मिलेगी, SL जल्दी मिलेगा, TP जल्दी मिलेगी। आप H1 पे भी ट्रेड कर सकते हो, उसका मसला कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करें। अब अगर बच्चों बात करें, अब अगर बच्चों आगे बात करें तो यहाँ पे अगर मार्केट सूरतें हैं, दो सूरत हाल है, आपको पूरा समझा रहा हूँ। फंडामेंटली मैंने आपको बताया है, फंडामेंटली अगर डॉलर के हक में न्यूज नहीं आती तो उसका मतलब है कि गोल्ड ने बाय जाना। और अगर डॉलर के हक में न्यूज आ जाती है तो गोल्ड जो है वो सेल जाएगा। मुझे ऐसा फील होता है कि मार्केट जो है, क्योंकि मंडे ट्यूसडे को है और मार्केट इसके अंदर घूमने वाली है। लेकिन मैं आपको अगला भी सारा प्रोसेस बता देता हूँ। इन केस मार्केट अपवर्ड ब्रेकआउट करती है ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को, तो आप एक प्रॉपर एसएल लगा के बाय कर सकते हैं। इन केस मार्केट नीचे सपोर्ट को ब्रेकआउट करती है तो आप प्रॉपर ब्रेकआउट को देख के सेल लगा सकते हैं, ऊपर एक अच्छा एसएल लगा दें और नीचे टीपी लगा दें। गोल्ड की तो बच्चों ये पोजीशन है, क्लियर क्लियर पोजीशन है, ठीक है। ये लगा लें। और M15 का टाइम फ्रेम है, आपको शायद पहले दिन एंट्री ना मिले, दूसरे दिन ना मिले, तीसरे दिन, यानी एक हफ्ता आपका ये भी ट्रेंड लाइन गुजार जाएगी। तो मैं इसलिए आपको पॉइंट्स देता हूँ ताकि आप खुद आगे रिसर्च अपनी करो और छोटा छोटा सा छोटी लॉट के साथ थोड़ी ट्रेड खुद करो। मैं आपको ये नहीं बता रहा यहाँ से बाय कर लो, यहाँ से सिग्नल नहीं दे रहा। आपको खुद इसलिए कहता हूँ कि ब्रेकआउट्स के ऊपर ट्रेड करो ताकि आपको समझ आए कि ट्रेडिंग करनी किस बेस के ऊपर है। तो मैं जो लर्निंग एनालिसिस दे रहा होता हूँ ये आपके फायदे के लिए दे रहा होता हूँ। और अगर आप फंडामेंटल्स के लिए वोट करते हो तो देन फिर डेफिनेटली फिर हम नेक्स्ट फंडामेंटल्स की भी एक वीडियो डाला करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह।